हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हिबा है एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। पूरा वीडियो देखना है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। CUET 2022 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं जानती हूँ हम सबके प्रिपरेशंस चल रहे हैं। हम सब जानते हैं 21 मई से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आज की बात करूँ तो आज से 14-15 दिन रह गए हैं आपके पास। तो आप अगर 4-5 घंटा पढ़ते थे तो आज से उस टाइम को ज़रा डबल कर लो। इस बार एडमिशन लेना है, ऐसे ड्रॉप आउट नहीं बनना है। फिर से इसी प्रोसेस में फिर से नहीं चलना है, नहीं गुजरना है। क्या करना है, इस बार ही आर या पार कर देना है, इस बार ही एग्जाम क्रैक कर देना है। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि CUET 2022 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने एक पेपर को बहुत अच्छे से देखा, एनालाइज करा। तो मैंने वहाँ से क्या निकाला, देखो पार्ट ए हमारा इंडियन सोसाइटी। हम सबको पता है हमारे दो बुक हैं, इंडियन सोसाइटी है और दूसरा सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है। तो मैं आज आपको पार्ट ए या इंडियन सोसाइटी का एनालिसिस बताने वाली हूँ कि कितने चैप्टर से कितने सवाल हमसे पूछे गए थे। और इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो NCERT बुक 2 है उसमें से कौन से चैप्टर से कितने सवाल आपसे पूछे गए थे और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ से सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले ये हमारे क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर, और यहाँ मैंने आपके चैप्टर नंबर डाले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो देखो इसका ना मैंने लेक्चर्स भी बना के बहुत अच्छे से डाले हुए हैं। 4 पार्ट में इस लेक्चर को हमने डिस्कस करा है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। सारी थेरी, सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल्ड में जाके पढ़े हैं और वहाँ से 5 सवाल पूछे भी गए थे लास्ट ईयर, और आगे भी चांसेस हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2। वहीं मैं अगर बात करूंगी चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, ये भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिस्कस करा है, इन डिटेल्ड हमने पढ़ा है और उसमें हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो वहां से कितने टोटल 6 क्वेश्चंस को पूछा गया है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर डाले हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आपसे पूछा गया था। वहीं देखो हमारा चैप्टर 4 द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इसको भी मैंने 4 पार्ट में आपके साथ डिस्कस करा है। यूट्यूब पर आपको लेक्चर अवेलेबल है, वहां जाकर देख लो। इन डिटेल्ड हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। वहां मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, सॉल्व करे हैं। वहां आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और यहाँ मैंने बताया है टोटल 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, 11, 12 और 40, चैप्टर नंबर 4 से। वहीं बुक 1 की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 अगर मैं बात करूँ पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, सोशियोलॉजी की बात हो रही है। सोशियोलॉजी में हम इंडियन सोसाइटी को ही पढ़ते हैं, है ना, स्टडी ऑफ सोसाइटी है हमारी बात सोशियोलॉजी की। तो फिर हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ही ना कि किस तरह से पैटर्न्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन को एक्सरसाइज किया जाता है या फिर एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं चैप्टर 5 से कितने सवाल पूछे गए थे, तो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर से बहुत सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, वहाँ से आपसे 4 सवाल पूछे गए हैं, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से देखो हमारे 20 से 25 सवाल बुक 1 से पूछे गए हैं। ये सारे चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की कि किस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द सेंचुरी। बताइए आपको कौन सा आंसर लगता है। जनधन योजना बिल्कुल नहीं, मनरेगा बिल्कुल नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना। अभी क्या बात चल रही है इस क्वेश्चन में, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात चल रही है। हम लोगों को पता है अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ गर्ल चाइल्ड है वो कम है कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक,
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपने डेमोग्राफिक के चैप्टर में। रिप्लेसमेंट लेवल में मैंने बताया था जहाँ पर हम बर्थ रेट और डेथ रेट पढ़ते हैं कि किस तरह से बर्थ रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है और उसी के इक्वल प्रोपोर्शन में डेथ रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अब देखो हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं कि सेक्स रेशियो देखते हैं, हम डेथ रेट देखते हैं, टोटल फर्टिलिटी यानी हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट आ गया, और बर्थ रेट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए रिप्लेसमेंट लेवल में? टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, यहीं से फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मैंने ये डेमोग्राफी का जब चैप्टर 2 डिस्कस करा था उसके पार्ट 2 में बहुत अच्छे से फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करा था, तो वहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यहाँ से इन्होंने प्लानिंग को हटा दिया है। ठीक, तो आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है फिर से तो आपको क्या याद रखना है? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर? सी। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज नॉट अ फैक्टर फॉर डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये भी हमारे चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में नहीं होता है। तो देखो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स हमने पढ़े थे कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? लोग मरे थे। ठीक, तो उससे क्या हुआ था? डेथ रेट हमारा बढ़ गया था। इसी साथ हमने नेचुरल डिजास्टर्स एंड फैमिन्स को भी पढ़ा था, इसमें भी हमारा डेथ रेट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वॉर्स में भी लोग मरते हैं तो डेथ रेट बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन से हम क्या करते हैं? अभी जैसे हमारे पास रीसेंट का एग्जाम्पल भी है, कोरोना हो गया था। ठीक, तो हमारा डेथ रेट क्या हो रहा था? एक साथ बढ़ गया था उसका परसेंटेज। फिर क्या हुआ? वैक्सीनेशंस बनाए गए, लोगों को वैक्सीन करना शुरू करा गया, तो उससे हमने क्या करा? अपने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। तो आंसर हमारा क्या होगा? D4 वैक्सीनेशंस। ठीक, इस तरह के आसान क्वेश्चंस आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, प्रेशराइज नहीं होना है, हंसते खेलते तैयारी करनी है, हंसते खेलते एग्जाम देकर आना है और फिर हंसते खेलते ही एडमिशन लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके फिर मजे करने हैं। अभी बस 14-15 दिन की बात है, इन्हें अच्छे से पढ़ लो। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? मेजर रीजन बिहाइंड सेलेक्टिव अबॉर्शंस इज ड्यू टू। क्या है हमारे रीजंस? सेलेक्टिव अबॉर्शन से हम लोग क्या समझ रहे हैं? सेलेक्टिव अबॉर्शन मतलब है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। ये भी मैंने चैप्टर 2 डेमोग्राफी में आपको बताया था। सोनोग्राफी हमने पढ़ा था। सोनोग्राफी एक क्या होता है? एक डिवाइस होता है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है? लोग फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस करने लगते हैं। फिर हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, यहाँ नहीं बताऊंगी, आप जाकर चैप्टर 2 का पार्ट 2 या पार्ट 3 देखो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं चीज़ें कि किस तरह से लोग सोनोग्राफी करते थे, उसके बाद आइडेंटिफाई करते थे अपना सेक्स और फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस करवाते थे और फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए कितने साल की सज़ा निकाली, कितना जुर्माना बिठाया। ठीक, इतना डिटेल में आप देख लेना जाकर लेक्चर में। यहाँ हमें आंसर करना है। तो देखो पॉवर्टी एक रीज़न है। ठीक, गरीबी भी है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को क्या कर पाएँ, सर्वाइवल उनको या अच्छी लाइफस्टाइल या अच्छे लिविंग कंडीशंस दे पाएँ। लेकिन यहाँ पे फिर रीज़न क्या आ रहा है? सेक्स सेलेक्टिव का। बेटा हो या बेटी हो, ठीक, तो वो दोनों को इक्वली क्या करेंगे? खाने पीने को देंगे, पहनने ओढ़ने को देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये इकोनॉमिक रीज़न हो गया, सोशल रीज़न नहीं है। वहीं इग्नोरेंस आंसर नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं तो वो मेल चाइल्ड के लिए भी वही होने चाहिए और गर्ल चाइल्ड के लिए भी वही होने चाहिए। फिर वहाँ पे सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन तो नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा हमारा? डाउरी, क्योंकि ये एक सोशल रीज़न है। क्यों? गर्ल चाइल्ड को बर्डन माना जाता है फैमिलीज में, इसलिए यहाँ पर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का जो रीज़न बताया जा रहा है वो हमारा डाउरी होगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो द सेंसस बिकेम अ रेगुलर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट।
देखो ये भी हमने बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ा है। जब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का चैप्टर, वो मैंने जैसे बताया आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, इन डिटेल मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म था, किस तरह से इंडियन सोसाइटी उस टाइम पर थी, फिर किस तरह से हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते चले गए, है ना, मूव ऑन करते चले गए, और कैसे हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रही थी तो वो अपने चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो उसी टाइम पर जब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना टी प्लांटेशन लगाया, अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, जब वो एकदम से यहाँ पर रहना चाहते थे और पूरा इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि जब हमें यहाँ रहना है, बिजनेस करना है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, लोग कितने रहते हैं। तो उन्होंने फिर सेंसस कंडक्ट कराना शुरू करा। उन्होंने देखा कि हम देखते हैं यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो जब फर्स्ट टाइम करवाया था उन्होंने, तो वो 1860 में था, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पूछ रहे हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज कब से शुरू हुई, तो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज 1881 से हुई थी। आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। शुरू कब से हुआ था अगर पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको 1860 बताना है। वहीं अगर आपसे पूछेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज कब से हुआ सेंसस का, तो आपको बताना है 1881, ठीक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इन डेट्स को अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो। देखो सोशियोलॉजी बहुत आसान है, सोशियोलॉजी के बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, सिर्फ एक बार सुन लो कहानी की तरह और पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे फैमिली सिस्टम में क्या ही ज़्यादा पढ़ोगे, बचपन से देखते आ रहे हो, फैमिली में रह रहे हो, है ना, तो बस कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझना है, उनको याद करना है। इसी तरह से रिलीजन पढ़ना है, कास्ट सिस्टम पढ़ना है, क्लास सिस्टम पढ़ना है, सब कुछ सुना सुनाया है, बस थोड़े से टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, तो उससे हमें सोशियोलॉजी समझ में आ जाती है। बस यहाँ पे थोड़ी सी जो टफ हो जाता है या डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, वो हो जाता है डेट्स याद करना। अब देखो डेट्स इतने भी नहीं है जितने हिस्ट्री में आपको याद करने पड़ते हैं। हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में बहुत डेट्स होते हैं, है ना, तो उससे तो बेटर ही है, थोड़े थोड़े डेट्स ही याद करने पड़ते हैं। हिस्ट्री में एक चैप्टर में 10 डेट याद करोगे, सोशियोलॉजी में एक चैप्टर में 1 या 2 डेट याद करने पड़ेंगे, तो आसान पड़ जाता है। तो ये मत देखना कि इतने सारे डेट्स पूछ लेते हैं, कैसे याद करेंगे। मैं अगर बात करूं कि बुक 1 और बुक 2 में मिला के कितने डेट्स दिए होंगे जो आपको याद करने हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 15 डेट्स आपको याद करनी है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो ये मत सोचना कि डेट्स वाला पार्ट छोड़ देंगे, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछ सकते हैं। जैसे हमने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ा कि उसका नाम बदल दिया उन्होंने, प्लानिंग हटा दिया, प्रोग्राम लगा दिया। वहीं उससे ये सवाल पूछ सकते हैं कि शुरू कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, है ना। तो इस तरह के डेट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मुश्किल से मुश्किल 15-20 डेट्स हैं, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, द फैमिली विच हैज मोर देन 1 कपल और ऑफन मोर देन 2 जनरेशन लिविंग टुगेदर इज नोन एज। अब देखो फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर फैमिली होता है, जॉइंट फैमिली होता है, एक्सटेंडेड फैमिली होता है। तो उससे हम क्या समझते हैं, न्यूक्लियर फैमिली मतलब मैं और मेरे पेरेंट्स। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या हुआ, मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे अंकल आंटी, मेरे चाचा, मेरे मामा, सब साथ रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या हुआ, मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, 2 जनरेशन रह रही हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि एक कपल रह रहा है, यानी कि मेरे मम्मी पापा, और उसके साथ साथ मोर देन 2 जनरेशन्स, यानी कि मेरे दादा दादी के साथ 1 जनरेशन और। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए एक्सटेंडेड फैमिली में, ठीक। इस तरह से याद रखनी है चीज़ें, याद रखोगे आसानी से पेपर सॉल्व कर पाओगे, मज़े मज़े में, बिना टेंशन के। और टेंशन तो लेना ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, टेंशन लेंगे तो फिर पेपर सॉल्व कैसे करेंगे, पैनिक अटैक आ जाएगा वहीं बैठ के। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, बस ये सोचना है थोड़ा सा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि याद हो जाए और एग्जाम अच्छे से देकर आ जाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच कास्ट हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वर ग्रांटेड लैंड राइट्स बाय द पार्शियल लैंड रिफॉर्म्स अफेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो हमने बात करी थी, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल चल रहा था, सारा अथॉरिटी, सारा पावर उनके पास था। कुछ पोर्शन ऐसा था जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता था ब्रिटिशर्स के, और वो ग्रुप कौन सा था, वो अपर कास्ट वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे। तो जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, ठीक है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, इकोनॉमिकल पावर यानी जिनके पास पैसा था, उनके पास ही क्या था, होल्ड था ज़मीन का। ये हमने रूरल सोसाइटी में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। जिसके पास पॉलिटिकल पावर थी, जिसके पास इकोनॉमिकल पावर थी, उसी के पास लैंड एक्सेस भी, लैंड होल्डिंग भी सबसे ज़्यादा था। तो वो कौन ग्रुप थे, हमारे डोमिनेंट कास्ट थे। और ये हमें दिया किसने है, एम एन श्रीनिवास, ठीक। ये मैंने बताया हुआ है अपने
हर लेक्चर में अगर डोमिनेंट कास्ट की बात होती है, संस्कृताइजेशन की बात होती है, तो हम एम.एन. श्रीनिवास को लेकर आ जाते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने इन सब की बात करी है और एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की बात करी है और इसके फीचर्स भी बताए हैं। अभी हमारे एनसीईआरटी में 2 फीचर बताए हैं, पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर। जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके बैठे होगे और ग्रेजुएशन में अपना सिलेबस पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि 4 फीचर और इंक्लूड हो जाएंगे डोमिनेंट कास्ट में। अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी बस हमें 2 ही याद रखने हैं और वो 2 कौन से हैं हमारे, इकोनॉमिकल पावर और पॉलिटिकल पावर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी जल्दी से, 25 क्वेश्चन करने जल्दी जल्दी, लंबा वीडियो हो जाएगा तो तुम ही लोग नहीं देखोगे, छोड़ छोड़ के जाओगे या स्किप कर करके देखोगे। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द फेमस आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट ऑन ट्राइबल सोसाइटीज द आइसोलेशनिस्ट बिलीव दैट। देखो ये भी हमने सोशल चेंज एंड कंटिन्यूटी वाले पार्ट में जब ट्राइबल सोसाइटी को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था 2 पर्सपेक्टिव्स की बात होती है, एक आइसोलेशनिस्ट होता है, दूसरा इंटीग्रेशनिस्ट होता है। आइसोलेशनिस्ट क्या बोलता है कि हम अपने आप में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, हम अपने कल्चर को क्या करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। वहीं इंटीग्रेशनिस्ट क्या बोलते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हम आइसोलेशन में रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अब आइसोलेशनिस्ट वाले जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, ट्राइबल्स वर बैकवर्ड हिंदूज addressing their problems as similar to OBCs, providing welfare schemes, protecting tribals from getting detribalized as landless laborers। ठीक, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हम जो ट्राइबल कम्युनिटी और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको खो ना दें। जैसे कि हमारा मेन स्ट्रीम की हम बात करें तो हम क्या करते जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं। पहले हम संस्कृताइज्ड हुए, उसके बाद हम वेस्टर्नाइज्ड हुए, फिर हम मॉडर्नाइज्ड हुए, फिर हम सेकुलराइज्ड हुए। हम बस होते ही होते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, आगे की चीज़ों को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। तो इनको, किसको, ट्राइबल्स को वो नागवार गुजरा। ट्राइबल्स को था कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, अपने कल्चर को ही आगे लेकर चलो। ठीक, तो इस तरह से ये याद रखना है आपको। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। देखो ये भी मैंने बड़े अच्छे से अपने बच्चों को याद कराया था अपने लेक्चर्स में, ऑफलाइन क्लासेस में भी इतना रट्टा मार मार के उनको याद करा दिए ये सारे सवाल, कि ये सारे सवाल नहीं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं बुक 1 बुक 2 के, उनको तो आप लोग भी देखो। जो एमसीक्यूज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ जाओ, उनको प्रैक्टिस करो, फिर आप लोग भी क्या करोगे, टिप्स पे हो जाएंगे आंसर। कोई सवाल पूछोगे या पढ़ोगे तो फौरन आंसर करना शुरू कर दोगे। अब देखो हमें ये मैच द कॉलम करना है, ये भी हमने कहाँ पढ़े थे, ये हमने रूरल सोसाइटी में पढ़े थे कि किस तरह से डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, कौन से रीजन में होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी हमें यादव बोल रहे हैं, यादव कहाँ से होते हैं, यादव हमारे बिहार और यूपी, तो ए लिख लो। फिर वकालिगाज हमारे कर्नाटका से हैं तो बी लिख लो। पाटीदार हमारे गुजरात से हैं और रेड्डीज और खम्मास हमारे आंध्र प्रदेश हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, BDAC। अब देखो कहाँ है हमारा BDAC, BDAC कहाँ पर है भाई, हमारा सबसे पहले आंसर क्या होना चाहिए, ए का हमारा होना चाहिए 3। ठीक है, 1 और 2 में है। बी का आंसर हमारा क्या होना चाहिए 1, तो 3 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया सही, ये आ गया सही। सी के बाद देखो सी हमारा आना चाहिए 4th में, तो ये है हमारा आंसर। और डी हमारा कहाँ जा रहा है बताओ, रेडीज एंड खम्मास 2 पर जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है 1, यानी आंसर हमारा होगा A1। ठीक, इस तरह से मैच द कॉलम करो ताकि गलत ना हो। और एक्साइटमेंट के अंदर रहकर नहीं करना है, कंट्रोल रहकर करना है। एक्साइटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, सवाल गलत कर देते हैं। एक तो हम करेक्ट और इनकरेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ते कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा हम क्या नहीं पढ़ते हैं सवाल, हम पूछते हैं कि ये फैक्टर पूछा गया है या नॉट लगा हुआ है किसी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। एक्साइटमेंट के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं अपने आंसर को। हमें लगता है कि हमें ये तो आता है, उसके चक्कर में हम गलत मार्क करके आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटलिज्म सिस्टम क्या है।
तो देखो कार्ल मार्क्स एग्रीड दैट कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन थ्रू द यूज ऑफ वेज लेबर। उसमें क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कमोडिफिकेशन। कमोडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, इस चैप्टर को भी हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है, डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है कमोडिफिकेशन का, कोई भी थिंग उसको कमोडिटी की तरह ट्रीट कर लेना। ठीक, अब देखो मोर एंड मोर कमोडिटीज आर अवेलेबल इन मार्केट, more labor power is used to produce communities, things that were earlier not traded in the market become commodities। ये आंसर है हमारा, ठीक, और 4 भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा कौन सा है, आंसर हमारा 3 है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, जल्दी से देखो। कैपिटलिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद, देख रहे हो आप लोग कैसे लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज। पहले डेमोग्राफी से पूछ लिया, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज से पूछ लिया, अब हमें मार्केट सिस्टम से पूछ रहे हैं। पिछली साल बहुत आसान पेपर दिया था, आप लोग ये मत सोचना कि इस बार भी पेपर आसान हो सकता है। देखो हो सकता है कि आसान हो, कुछ कुछ सवाल आपसे आते हों, या ऐसा भी हो सकता है जब आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मुश्किल पेपर भी आसान लगने लगे। तो आपको क्या करना है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इस पेपर को जब मैंने एनालाइज करा तो मैंने ये देखा था कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाकर डाला हुआ था। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 बार एक चैप्टर तो रीड कर ही लेना, कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए वो भी ठीक है, लेकिन एक बार अगर आपने एक चैप्टर को 5 बार पढ़ा होगा तो वर्ड टू वर्ड कहीं से कुछ लिया होगा, किसी कॉर्नर में से, किसी बॉक्स में से कुछ लिया होगा, तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका हमने आंसर, कैपिटलिज्म पूछ रहे हैं, अब कैपिटलिज्म में क्या क्या लेते हैं, कैन बी एसोसिएटेड विद, तो जल्दी से देखो क्या क्या होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कमोडिफिकेशन, ठीक, कैपिटलिज्म में होता है। वहीं सरप्लस वैल्यू भी हमने पढ़ा था, फ्री मार्केट भी हमने पढ़ा था, एडम स्मिथ की भी हमने बात करी थी, याद है ना लेक्चर्स में। मैं कैसे वो पूछ रही हूँ आपसे कि याद है ना, पता नहीं आपने लेक्चर्स देखा है नहीं देखा, जाओ पहले देखो फिर बताओ कि देखा था या नहीं। ठीक, वीकली मार्केट और कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होता है कैपिटलिज्म में। वहीं मनी पावर और लेबर पावर का तो सारा खेल ही होता है, पैसे वाले काम करते हैं और लेबर जो होती है वो अपनी पावर दिखाती है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ए, बी और डी। अब देखो ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर इज 3rd। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड फाइंड द ऑड वन आउट। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं, बुक 1 में भी बहुत बार उनका डिस्कशन हुआ है, बुक 2 में भी बहुत बार चैप्टर्स में उनका डिस्कशन हुआ है। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन वॉज ओपन, हमने पढ़ा हुआ था। सावित्री बाई फूले, वाइफ ऑफ ज्योतिराव फूले, है ना, इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट स्कूल ओपन करा था फॉर वुमेन, कहाँ करा था, पुणे में करा था, इतना हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। विमेन वर एजुकेटेड बट वर आस्क्ड टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू किचन। अब ये बोल रहे हैं कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए लेकिन वो सिर्फ अपने घरेलू कामों को देखें, अपने किचन वर्क को देखें। न्यू रोल्स ऑफ मदर्स एंड डॉटर्स इमर्ज, ये भी हुआ था। It has been argued the progress of society is not possible without women's education। ये बात भी सही है, जब तक कि आप अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हो और सारे सेक्शंस को एक साथ लेकर नहीं चलोगे तो आपकी सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी, और वुमेन तो उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ये आंसर 2 हमारा होगा, जो किसका पार्ट नहीं है, रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स का। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिख रहा है, सेंसस दैट कलेक्टेड डेटा ऑन द सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट टाइम सेंसस हमारा 1860s में, उसके बाद हमने देखा कि सेंसस ऑन रेगुलर बेसिस हमारा 1881, और इसी के साथ सेंसस जो हुआ था, डेटा कलेक्ट हुआ था ऑन सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये तो हुआ ही नहीं था, ये भी बता दिया मैंने, 1801 में हमारा रेगुलर बेसिस पर हुआ था, ठीक है, और 1881 ब्रिटिश गवर्नर रेगुलर बेसिस पे करा था, यहाँ पे ये गलत डाला है। तो आंसर हमारा क्या है, हर्बर्ट राइजले 1901। आपको इतना
याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा सेंसस कब हुआ था सोशल हायरार्की पर, तो 1901, और फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था तो 1860, और रेगुलर बेसिस पे कब हुआ था सेंसस तो 1881। आपको याद रखना है, इतना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद रखने के लिए नहीं है, सिर्फ 3 डेट्स मैंने आपको बताई हैं, वो 3 डेट्स आपको याद रखना है, तो फिर भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी में एक हायरार्की। इसको हम सोशल एक्सक्लूजन में भी पढ़ा था, पैटर्न्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन का चैप्टर 5 था, बुक 2 का हमारा, उसमें हमने पढ़ा था। तो जब हायरार्की हम देखते हैं सोशली, तो किस किस बेसिस पर हमें दिखती है, तो देखो कास्ट के बेसिस पे हायरार्की हम देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा। क्लास के बेसिस पे हम देखते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। एज और सेक्स क्या है हमारा, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक, ये सोशल फैक्टर नहीं है हमारा, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। अभी हम सोशल फैक्टर की बात कर रहे हैं। रेस, स्लेवरी, एथनिसिटी भी हमारे एक हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। वहीं विलेज एसोसिएशन, कम्युनिटी, ये भी हमारे हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो सोर्स पूछे गए हैं, इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है, देखो कौन कौन से हैं। इन्होंने कॉम्बिनेशंस बना के रखा है, तो हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, ए होगा हमारा, सी होगा और डी होगा। देखो कौन से में है हमारा, ए, सी और डी, तो देखो हमारा डी 4 आंसर है, 4 में आंसर आ रहा है हमारा, ए, सी और डी, डी 4। इतना ही डिटेल्ड में हमें पढ़ना है, पढ़ना और समझने की ज़रूरत है, जब भी हम इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। ईना मीना और ये सब क्या बोलते हो, इंकी पिंकी, ये सब नहीं करना है, पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। चलो ऐसे ही थोड़ी एडमिशन छोड़ दिया जाएगा, अब थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, उसके बाद तो फिर 3 साल ग्रेजुएशन के मज़े ही मज़े हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। जब एग्ज़ाम होता है ना, उससे 2-3 दिन पहले ही पढ़ना पड़ता है, बस अभी 14-15 दिन की मेहनत है, वो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। देखो हमने इसको भी, इस पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। अनटचेबिलिटी जो मैंने बताया अभी, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, उसमें हमने अनटचेबल्स की क्या कंडीशंस थी, उनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो ये सब चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने डिस्कस भी करा था कि आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो आंसर क्या होगा आपका, C3, ठीक है। आर्टिकल्स हैं 4-5 इसमें, तो वो अच्छे से याद कर लो, तो यू कैन अचीव योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में अब देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ो, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रियलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। तो अब इसमें हमें मैच करना है, तो मैच करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, सेपरेटिंग स्टेट फ्रॉम रिलीजन, कौन बात करता है, सेक्युलरिज्म, ठीक है, तो बी का 1 हो गया। वहीं सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिंक टू रिलीजन, हमारा कहाँ जाएगा, कम्युनलिज्म में जाएगा। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेट इन विच दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। ये क्या है, स्टेट को किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसको जो करना है वो बस वही करेगा, तो अथॉरिटेरियनिज्म। उसी के साथ साथ सुपीरियोरिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, सॉरी रीजन, पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है, तो वो हमारा आ जाएगा रीजनलिज्म, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसको आंसर को मार्क कर लो। किस तरह से करोगे, स्टेट फ्रॉम रिलीजन यानी 1 का बी है, एग्रेसिव पॉलिटिज्म 2 का ए है, 1B 2A, देखो कहीं दिया है 1B 2A, 1B 2A। आगे देखिए, ठीक है, मार्क कर लेना, मैंने आपको स्टेटमेंट्स बता दिए हैं, साथ में नहीं आ रहे हैं। जैसे स्टेट इन विच दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल, तो ये अथॉरिटेरियनिज्म है, और सुपीरियोरिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ये हमारा रीजनलिज्म है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म। इंक्लूसिव नेशनलिज्म से हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, प्लूरैलिटी की बात कर रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी, जी हाँ होता है, ठीक है, एक ये फीचर है इंक्लूसिव नेशनलिज्म का। वहीं डू अवे विद डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, यस,
ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन के प्रैक्टिसेस से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं रिलेटिव डिसएडवांटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इसको रखो, और ब्रिंग फोर्थ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, तो ये क्या करता है, इक्विटेबल सोसाइटी की भी बात करता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होना चाहिए, C3, ठीक है, हमारा ये आंसर होगा कि ये इंक्लूसिव नेशनलिज्म का क्या नहीं है, एक फीचर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखिए, आर्टिकल 29 किसकी बात करता है, ये भी हमने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमने पढ़े हुए हैं। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रीजन। तो अब जल्दी से देखो कि यहाँ क्या पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन डज नॉट फोकस, ठीक है, अब मैंने क्या बताया, डज फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात हो रही है। अब यहाँ पूछ रहे हैं डज नॉट, तो कौन सा नहीं करता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन ये नहीं करता है, ये हमारा आर्टिकल 30 करता है, ठीक है, लिख लो, याद कर लो, आर्टिकल 30, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी एंड क्लास और कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आंसर देखो हमारा कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, सिर्फ सिंगल पूछा है, डज नॉट फोकस, तो आंसर हमारा होगा B2, ठीक है, 2 हमारा आंसर है। इस तरह से याद कर लो बच्चों, इन चीज़ों को थोड़े से डेट्स, थोड़े से आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, जब भी फिर आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टर्म यूज टू रेफर टू एग्रेसिव शोविनिज्म। मैंने अभी जब मैच द कॉलम हुआ उसमें हमने स्टेटमेंट्स पढ़े थे, तो मैंने कौन सा बताया था आपको, बताओ। रीजनलिज्म में क्या पढ़ा था हमने, पर्टिकुलर रीजन में बात होती है। कास्टिज्म की क्या पढ़ा था हमने, कास्टिज्म का मतलब होता है कि हर कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझती है और दूसरे कास्ट को इन्फीरियर समझती है और उनके बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहीं कम्युनलिज्म क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है जो रिलीजियस आइडियोलॉजी को अपने साथ कंबाइन करती है, या फिर एग्रेसिव शोविनिज्म, ठीक, बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, कम्युनलिज्म, यानी हमारा C3 आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 21 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, एक दो आंसर आप भी कमेंट में कर दो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, तो आप भी बताओ मेरे आंसर करने से पहले कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना, साथ साथ सॉल्व कर लो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या पूछ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इन बंगाल फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये भी हमने जब सोशल रिफॉर्मर्स पढ़े थे तो बहुत अच्छे से डिटेल में इनको डिस्कस करा था कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी में चेंजेस की ज़रूरत थी, किस तरह से ईविल प्रैक्टिसेस होते थे, जैसे सती प्रथा था, उसके अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय आए और अपनी आवाज़ को क्या करा, उठाया उनके खिलाफ कि ये सती प्रथा अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे विमेन का आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, एक दूसरा ग्रुप इमर्ज हुआ, एक दूसरा काउंटर मूवमेंट आया जिन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया इनके ब्राह्मण समाज के अगेंस्ट कि ये लोग कैसे हमारी जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उन पे क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या था, तो एंटी रिफॉर्मिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने पिटीशन डाला था वो क्या था, धर्म सभा। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, आपको भी याद रखना है। धर्म सभा किसके अगेंस्ट में थे, राजा राम मोहन रॉय या फिर ब्राह्मो समाज, इनके अगेंस्ट में आए थे, ठीक है, कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं हम वो सब करते हुए आएंगे। चलो इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाई M.G. रानाडे। अब यहाँ पे बुक्स दिए हैं, देखो तो इस पेपर से हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, डेट्स भी पूछे गए हैं कि कौन से ईयर में कौन सा काम, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपसे बुक्स भी पूछा जाएगा, 1 या 2 बुक पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी बुक किसने लिखी है। वहीं आपको स्टेटमेंट्स भी दिए जाएंगे, मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकता है, ठीक है, एक आइडिया तो हो ही रहा है हमें। अब M.G. रानाडे ने कौन सी बुक लिखी है, तो देखो द सोर्स ऑफ नॉलेज हमारी V.K. सेलिंगम ने लिखी है, ज़ेरू सेलिंगम करके हैं, ठीक है, तो उन्होंने लिखी है। इंदु प्रकाश है द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, ये M.G. रानाडे ने लिखी है हमारी, ठीक। M.G. रानाडे का कौन सा बुक है, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, आपको यही याद रखना है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ो जल्दी जल्दी से। इन रीजन वेयर द नॉन संस्कृतिक कास्ट वर डोमिनेंट। देखो आओ समझ में, एक कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन, एम श्रीनिवास ने दिया है। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, लोअर कास्ट पीपल ट्राई टू इमिटेट द लाइफस्टाइल ऑफ द अपर कास्ट पीपल, दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। वहीं पे क्या बोल रहे हैं कि एक नॉन संस्कृतिक कास्ट होती है जो डोमिनेंट सी में होती है, वो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, तो उनका कल्चर फॉलो करा जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम डीसंस्कृताइजेशन कहेंगे। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, अपर कास्ट डोमिनेंसी में होती है, डोमिनेंट ग्रुप होता है, तो उनके कल्चर को फॉलो करा जाता है। वहीं पर डीसंस्कृताइजेशन में नॉन सांस्कृतिक कास्ट होती है जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं और उनके कल्चर को फॉलो करा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। होप आप चीज़ें साथ के साथ समझते भी जा रहे होंगे। हम पेपर सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन कोशिश यही है कि चीज़ें याद करते हुए भी चलें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, द एसे ऑन लिबर्टी हैव बीन पेन्ड बाय, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमने MG रानडे की बुक लिखी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन लिबर्टी किसने लिखा है, तो ऑन लिबर्टी हमारे JS मिल ने लिखा है। ठीक, इसका आंसर आपको भी पता होगा, बहुत आसान है, इतनी बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था जिसका आप आंसर ना कर पाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम अदर 26 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे हमारा पूरा एक पेपर सॉल्व हो जाएगा और हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। आज मैंने बुक 1 से बताया था कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बुक 2 में मैं बताऊंगी, पार्ट 2 में आपको कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो जल्दी से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये, पर्सनालिटीज़ दिए हैं और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। भाई सोशल रिफॉर्मर्स में भाई हमने इन सबको पढ़ा था तो हमें देखना है। राजा राम मोहन रॉय हमने ब्राह्मण समाज पढ़ा हुआ है, ए, ठीक है, लिख लो इसी तरह से। गांधी जी यानी महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी का सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज देखो नीचे दिया होगा, ये है। चलो सॉल्व करो। गांधी जी सत्यशोधक समाज, सत्याग्रह, सत्यशोधक समाज हमारे ज्योतिबा फूले के हैं। महात्मा गांधी जी का क्या है, हमारा सत्याग्रह, लिख लो बी। थर्ड पे क्या है, अय्यनकाली, अय्यनकाली का क्या है, सी, दलित अपलिफ्टमेंट, इन्होंने दलित अपलिफ्टमेंट पर काम करा था। और फोर्थ वन ज्योतिराव गोविंदराव फूले, सत्यशोधक समाज। ठीक, तो इस तरह से ये आप मार्क कर लो, DCAB, ठीक है, इतना हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, पार्ट 2 में अदर 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।